हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज है लेक्चर 10 की बारी। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए हम लोग आप सभी के लिए क्लास लेकर नहीं ला पाए। और बट आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं और मैं मान के चलता हूं कि कल यदि हमारी क्लास नहीं हुई थी तो आप लोगों ने कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 1 से लगाकर लेक्चर 9 तक का कंप्लीट रिवीजन किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिएगा बिगर किसी देरी से रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज, हमारा टारगेट है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 रेलवे में, और कंप्लीट टारगेट भी हमारा ऐसा है सीबीटी 1 में 32 प्लस जाना है और सीबीटी 2 में जो 50 मार्क्स का हम लोगों का जो जीके जीएस आ रहा है उसमें 42 नंबर से ज्यादा हम सभी का इस बार टारगेट है। वो कैसे नंबर आएंगे वो आप लोगों को इस सीरीज से को देखने को मिलेगा। चलिएगा बिगर किसी देरी के जो पहला सवाल आज की क्लास का हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, और जो पहला सवाल यह है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों को देख के रखा है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की ग्रह भूमि को जोड़ता है? तो किन को यहाँ पर ये जोड़ने का प्रयास करता है? आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और आपके झारखंड को, महाराष्ट्र और ये गुजरात को, पंजाब और एनसीआर को, या तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश को। तो हम लोगों से सवाल केवल पूछा है झारखंड तट। मैं मान के चलता हूं कि आप सभी ने भी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम सबको दिया होगा। तो देखिएगा, जब हम लोग भारत के केवल प्रायद्वीपीय हिस्से की बात करेंगे और केवल भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से की बात होगी, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में, ये हमारे यहां से लगाकर तो यहां तक हम लोगों को ये गुजरात देखने को मिलेगा। और इसी गुजरात में जो ये वाला तट है इसे हम लोग काठियावाड़ तट क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट हम लोग इसको नाम देते हैं। या तो हम लोग इसको काठियावाड़ा तट भी नाम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको यहाँ पर सौराष्ट्र तट, हम लोग इसको क्या नाम बोल सकते हैं? हम इसको सौराष्ट्र तट भी यहाँ पर नाम बोल सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे कि इसके बाद यहां पर जो हमारे पास में जो दमन व दीप, कौन सा? दमन और दीप हमें देखने को मिलेगा। इसी दमन और दीप के बाद में ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र तक का हिस्सा देखने को मिलेगा, यहां पर हमारे पास में जो महाराष्ट्र है, इसी महाराष्ट्र में ये जो तट हमें देखने को मिलेगा, इस तट को हम लोग क्या नाम बोल देंगे? तो इस तट को हम लोग यहाँ पर कोंकण तट, कौन सा तट बोलते हैं? इसको हम लोग कोंकण तट हम लोग यहाँ पर नाम बोलेंगे। इसी महाराष्ट्र से तो ये जो आप लोगों का ये कर्नाटक वाला जो हिस्सा जो नीचे तक देखने को मिलेगा, इसे हम लोग आप लोगों का कन्नड़ तट, कौन सा? ये तट हम लोग इसको बोलते हैं। और इसी कर्नाटक से तो केरल तक का हिस्सा को हम लोग यहाँ पर मालाबार तट क्या बोलते हैं? मालाबार तट हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग नाम देते हैं। आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं पर देखिएगा जो समझिएगा, तमिलनाडु से लगाकर तो आपके आंध्र प्रदेश तक का हिस्सा है, यही तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश का ये जो हिस्सा हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो हम सभी यही वाला जो तट होगा इन दोनों बीच में, इसी को हम लोग यहाँ पर दरअसल कोरोमंडल तट क्या नाम देंगे? कोरोमंडल तट हम लोग इसे बोलते हैं। और यही सवाल हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा, इसी कोरोमंडल तट के बाद में ये जो आप लोगों का यहाँ पर हमारे पास में आप लोगों का उड़ीसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यह आपका उड़ीसा है, यह आपका आंध्र प्रदेश की सीमा है। यहाँ पर जो हमें तट देखने को मिलेगा उसका नाम होगा दरअसल यह आपका उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट? यह आपका उत्तरी सरकार तट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पूरा यह आपका उड़ीसा का जो तट देखने को मिलेगा, जो इसे हम लोग आप सभी का उत्कल तट हम लोग इसे यहाँ पर नाम देते हैं। और जो पश्चिम बंगाल का नाम होगा इसे हम लोग बाली तट क्या नाम देते हैं? बाली तट हम लोग यहाँ पर इसको नाम देंगे। तो ये भारत में पड़ने वाले सभी तटों के मैंने आप लोगों को नाम बताएं, या आप सभी को यहाँ पर आना चाहिए। और यदि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ यदि आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे, तो मैं आप सभी से मान के चलता हूं, मैं आप सभी से आशा रखता हूं कि आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। दोस्तों, इन सभी तटों के बाद में यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लेना।
यही के बाद जो हम लोगों को यहाँ पर आप सभी का अंडमान निकोबार, कौन सा, आप सभी का जो आप लोगों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आप लोगों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे प्यारे भारत का है। यहाँ पर हम लोगों को एक प्यारा राधा नगर तट देखने को मिलेगा। कौन सा, राधा नगर तट। तो आपसे पूछेगा कि राधा नगर तट, इसको जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा राधा नगर तट, क्योंकि रेलवे में मैंने पहले आप लोगों को कहा है कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तटों से रिलेटेड क्वेश्चन उसने पहले या दूसरी शिफ्ट में बनाया, तो हमें 10वीं शिफ्ट का कंप्लीट पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन दिए, नहीं लेक्चर 10 में भी रिलेटेड तटों से क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिएगा रिपीटेशन सवालों का होगा। जो रेलवे की पहली शिफ्ट होगी, याद रखना सीबीटी 1 के लिए या आप सभी के एनटीपीसी के लिए, जो भी ये दिसंबर से जो दरोगा भर्ती की पेपर स्टार्ट, अब 3 4 5 3 दिन तो पेपर है, 3 दिन में पेपर समाप्त हो जाएंगे। इन तीनों दिन में जो पहले दिन का शिफ्ट के जो पेपर आएगा, कंप्लीट जितने भी टॉपिक है ना, सारा रट के चले जाना। रिपीटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये 3 स्टार इसको जो लगा लीजिएगा, ये आईएमपी पड़ेगा। और हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, और क्या नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या आपकी इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था। तो आप सभी जानेंगे जो चंद्रयान 2 जो हम लोगों ने छोड़ा था, तो चंद्रयान 2 के लिए हम लोगों ने, आप सभी जानेंगे, हम लोगों ने जीएसएलवी, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारा यान था। और इसे MK3 हम लोगों ने यहां पर नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कहा जा सकता है कि यही हमारे यही जो चंद्रयान 2 को जिससे हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था GSLV MK3, यही यान को हम लोग भारतीय बाहुबली यान के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों ने छोड़ा था। और चंद्रयान 2 को हम लोगों ने भारत के जो चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर हम लोगों ने छोड़ा था। और चंद्रमा का जो जिसे चंद्रमा है हमारा, तो जो चंद्रमा का ये जो साउथ पोल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यही चंद्रमा के साउथ पोल में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये लैंड हो रहा था उसमें 2.1 तक ही सारे सर हमारा संपर्क टूट गया था। हम लोगों ने जो चंद्रयान, आप सभी जानेंगे, चंद्रयान जो है हम सबका जो 1 था वो 2008 में हम लोगों ने किया था। इसके बाद हमारे पास में जो चंद्रयान है, चंद्रयान 2 हम लोगों ने 2019 में। इसके बाद जो है जो हमारे पास में जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3 हम लोगों ने 2023 में यहाँ पर किया है। लेकिन अभी चंद्रयान 4 छोड़ने की तैयारी में है, लेकिन चंद्रमा 4 के लिए अभी तारीख निर्धारित नहीं है। तो लेकिन सहयोग से भारत और जापान, कौन दोस्तों, जापान व भारत मिलकर चंद्रयान 4 पर काम कर रहे हैं, इस अभियान पर काम कर रहे हैं। और ये दोनों मिलकर हो सकता है चंद्रयान 4 में एक साथ हो। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हम लोगों से सवाल यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक है जो किसी पौधों की जड़ों में पत्तियों तक जल पहुंचाता है। अब आप सभी जानेंगे जो जल पहुंचाने का काम करेगा, जल कौन पहुंचाने का काम करेगा, तो आप सभी को याद पड़ेगा कि हमारा जाइलम, कौन करेगा, जाइलम का काम है। और इसी के साथ जो हमारे पास में जो खाद्यान्न भोजन, जो खाद्य भोजन यानी जो खाद्यान्न भोजन जो ये जो पहुंचाने का काम है, हमारे फ्लोएम का काम है। किसका काम है, फ्लोएम का काम हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों से सवाल पूछेगा कि जाइलम कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो जाइलम है ये 4 प्रकार की, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की कोशिकाओं, 4 प्रकार की कोशिकाओं से यह मिलकर बना होता है। ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब जो एक पेड़ होता है, उस पेड़ में आप सभी जानते हैं कि
कोलेन कायमा का क्या काम होता है, पेरेन कायमा का आगे आएंगे, आगे हम लोग इनको डिप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। अब सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 4 हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम का ये मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा। अब ये ना रिपोर्ट है ना दो प्रकार से होता है। एक तो नीति आयोग भी ये बताता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर कौन खड़ा है, और एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2018-19 में बताई थी सर। अब 2018-19 में जो रिपोर्ट का प्रकाशन दिया, इनका मतलब था कि जो गोवा है वो पहले स्थान पर है। लेकिन वर्तमान की स्थिति जो देखने को मिलेगी, क्षेत्र बड़ा है गोवा से केरल का, तो केरल में हम लोगों को प्रति व्यक्ति आय ज्यादा देखने को मिलेगी। यदि ऑप्शन में अब आएगा और गोवा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग केरल की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 था। और सवाल नंबर 5 जो हमें देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 5 भारत शासन या आपका अधिनियम 1935 में पहली बार कौन सी व्यवस्था दी गई थी? द्वैध शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासित प्रदेश या प्रांतीय स्वायत्ता या फिर स्वायत्तता व्यवस्था। तो क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? क्या हमें इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा? आप सभी जानते हैं कि हमें पहली बार प्रांतीय स्वायत्ता हम लोगों ने दी है, स्वायत्तता हम लोगों को यहां पर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए जो द्वैध शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी, द्वैध शासन व्यवस्था, तो द्वैध शासन व्यवस्था सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बंगाल जो हमारे पास में जो क्षेत्र हुआ करता था, उस समय बंगाल हमारे पास में जो राज्य हुआ करता था, हमने उसमें सबसे पहले स्थापित किया था। उस समय जो गवर्नर कौन था उस समय वहां का, उस समय हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। और आप सभी जानेंगे रॉबर्ट क्लाइव को हम लोगों ने स्वर्ग से उतरा सेनापति, कौन सी उपाधि दी थी? स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से उतरा जो है सेनापति का टाइटल हम लोगों ने किसको दिया था? हम लोगों ने यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को दिया था। हमारे पास में एक भारत शासन एक्ट कौन सा आया था? एक भारत शासन एक्ट आया था। तो भारत शासन एक्ट आप सभी जानते हैं कि क्या आप लोगों का 1919 में हम लोगों ने राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों में हम लोगों ने क्या किया था कि द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया। और राज्य में द्वैध शासन प्रणाली के बाद हम जब इसको केंद्र में लेकर आए तो हम लोगों को एक भारत शासन एक्ट, भारत शासन एक्ट, और भारत शासन एक्ट आप लोगों का 1935 देखने को मिला। इसके तहत हम लोग केंद्र में द्वैध शासन को लाए थे, केंद्र में हम लोग इसमें द्वैध शासन हम लोग यहाँ पर इसे लेकर आए थे। और भारत शासन एक्ट 1935 में केवल स्वायत्त सत्ता नहीं हुई थी, स्वयं को सत्ता नहीं मिली थी, द्वैध शासन प्रणाली नहीं लेकर आए थे, बहुत कुछ लेकर आए थे, जिसमें हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। तो इस राष्ट्रपति जो भी बनेगा, राष्ट्रपति को हम लोग आप सभी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति या आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति हम लोग यहीं पर लेकर आए थे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसी भारत शासन अधिनियम के तहत हम लोग फेडरल कोर्ट, कौन सा? फेडरल कोर्ट की हम लोगों ने स्थापना भी किया था। और भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना हम लोगों को 1937 में भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिला था? तो आप लोग देखेंगे यहीं पर 321 धाराओं को हम लोगों ने लिया था, 321 धाराएं। और फिर इसी के बाद प्रमुख प्रकार की जो राज्य सूची की हम लोग बात करते हैं हर बार, इसी के तहत जो हम लोग आप सभी के लिए राज्य सूची के बाद हम आप सभी के लिए जब यहाँ पर केंद्र, जब यहाँ पर हम लोग आप सभी के लिए समवर्त सूची, कौन सी सूची? समवर्त सूची, और आप लोगों की यहाँ पर संघ सूची की बात करते हैं, तो यह तीनों प्रकार की सूची का जो प्रावधान है वो भी हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा कि भारत जैसे देश में, भारत में जो आप लोगों के आपातकाल देखने को मिलेंगे, तो आप सभी के लिए आपातकाल का प्रावधान हम लोगों को इसी भारत शासन एक्ट 1935 में देखने को मिलेगा। अब ये नहीं है कि जर्मनी के विमर संविधान से हम जो भारत में आपातकाल का प्रावधान लेकर आए थे, नहीं जनाब, जर्मनी के संविधान से केवल हम लोग केवल जो आपातकाल के समय में जो मूल अधिकारों का निलंबन किस प्रकार से किया जा सकता है वह प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे, यह हमें देखने को मिलेगा। और आप सभी जानेंगे 1935 में हम लोगों ने
बर्मा को भारत से अलग किया, बर्मा को हम लोगों ने भारत से अलग किया था और 1937 में ये हमसे अलग हुआ। वर्तमान में ये अलग हुआ। वर्तमान में यही बर्मा वर्तमान में म्यांमार नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार नाम से यह जानने को हमें देखने को मिलेगा। तो ये सभी बातें आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को याद होगा। इसके बाद भारत शासन एक्ट 1935 में ये सारी चीजें बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन समय कम होता है इस क्लास में, केवल एक घंटे के अंदर की ये क्लास होती है, इसलिए हम आप लोगों को कम ही लिखा पाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा सवाल जो है, सवाल नंबर 6 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो ये हमें संयुक्त निरीक्षण इकाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप सभी को कहीं ना कहीं क्लासों का यदि फायदा आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों के डेली लाइफ में जो यदि आप लोगों के टेस्ट, जैसे आप लोग टेस्ट लगा रहे हो, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप इन पीवाईक्यू सीरीज को यदि पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट में यदि आप लोगों के टेस्ट में नंबर का इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जरा अपने दोस्त लोगों के साथ इन क्लासों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर सवाल नंबर 7 पर चलेंगे। और सवाल नंबर 7 जो हमें देखने को मिलेगा कि 2019 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन देखने को मिला था, तो बसीलिया नामक एक देश में देखने को मिला था, एक शहर में हमें देखने को मिला था। लेकिन हम बात करेंगे 2024 की बात करेंगे और हमें ब्रिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। बी से हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। आर से हो जाएगा रूस यानी रसिया हो जाएगा। आई से हो जाएगा मेरा प्यारा भारत इंडिया। और सी से हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर चीन देखने को मिलेगा। और इसी एस का मतलब होगा दक्षिण अफ्रीका। कौन देखने को मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में टोटल देश कितने हैं? कि टोटल हमें 9 देशों का समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी हमारे ब्रिक्स में, क्योंकि बहुत जब पावरफुल एक आप लोगों का संगठन देखने को मिलेगा, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हमें ब्रिक्स में शामिल करो। जैसे आप लोगों का सीओ संगठन देखने को मिला था या आप लोगों का इसको सम्मेलन देखने को मिलेगा, उसमें चाइना है, उसमें पाकिस्तान है। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि इसमें 9 देश हमें देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स में हमें शामिल करो, लेकिन सीएसओ में उसको शामिल किया था। उसका काम था सीएसओ के साथ अपने देश की जीडीपी आर्थिक ग्रोथ क्या सहायता उसे या सीएसओ देश से मिल सकती, वो वहां पर काम नहीं करता। वो वहां पर दिन भर क्या करता है कि कश्मीर हमारा दिन भर यही राग रखता रहता है। यही कारण है कि भारत जब जब भी क्या करता है कि ब्रिक्स में जैसे ही इन सभी के सामने प्रस्ताव आता है कि हमें शामिल करो, भारत उसे रोक देता है। ये शामिल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अभी अभी 2024 में इसकी बैठक हम लोगों को रूस में देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 8 पर चलेंगे और सवाल नंबर 8 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस राजा के समय काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? और ये सवाल जो पूछा गया था, ये 5 और सेकंड की शिफ्ट का सवाल था। तो हम सभी देखेंगे कि जो पहली बौद्ध संगति हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, थर्ड जो बौद्ध संगति हुआ था, और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हम लोगों को देखने को मिलेगी। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में, इसके बाद 383 बीसी, ये सब बीसी में है दोस्तों, ये सब बीसी में आप सभी को याद होना चाहिए। फिर सेकंड होगा हमारे पास में 250 बीसी में हमें देखने को मिली थी। और एक हमें जो देखने को मिलेगी आप सभी के, हमें पहली शताब्दी के दौर में हमें देखने को मिलेगी। और जो पहली में जो जो कहां पर हुआ था? राजगृह में। कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरी कहां पर हुआ था? वैशाली। कहां पर हुआ था? वैशाली में। तीसरी हमें पाटलिपुत्र। कहां पर? पाटलिपुत्र में हमें देखने को मिलेगी। और जो चौथी बौद्ध संगति हमें देखने को मिलेगी, ये कहां पर? तो कुंडन वन। कौन सा? कुंडन वन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। पहली में जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। कहां पे था? अजातशत्रु हमें देखने को मिला था। जो सेकंड हुआ था, तो सेकंड में हमें कालाशोक। कौन देखने को मिला था? कालाशोक देखने को मिला। और तीसरी में अशोक। कौन हुए थे दोस्तों?
अशोक हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था इसमें कनिष्क कौन देखने को मिला था, कनिष्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप सभी को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि पांचवी बौद्ध संगति और जो छठवें बौद्ध संगति हुआ था, पांचवी और जो छठी बौद्ध संगति देखने को मिलेगा, ये हमें किस या देश में देखने को मिलेगा। जैन धर्म का जो हमें बंटवारा देखने को मिलेगा वो यहाँ पर मतलब पहली बार जो इनमें विवाद खड़ा हुआ था वो द्वितीय बौद्ध संगति, जो द्वितीय बौद्ध संगति देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म में पहली बार डिस्प्यूट देखने को मिला, और डिस्प्यूट देखने के बाद जो हमें चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, यहाँ पर ये हीनयान बौद्ध, हीनयान और यहाँ पर यह महायान शाखाओं में बढ़ जाता है। यानी इनका जो विभाजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 9 की ओर रुख करेंगे। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, तो लार आप सभी जाएंगे, यही लार से टाइमिन नामक सब्सटेंस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, लार हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 पर, और सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से पहाड़ियों में किसकी पश्चिमी सीमा भारतीय रेगिस्तान से लगती है, पश्चिमी रेगिस्तान से लगती है। और कंचनजंगा, पालने की पहाड़ियां या धूपगढ़ की पहाड़ियां, क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर, बताइए आप जरा। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें जो है वो आपकी गलती नहीं, या आपके अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर आप सभी की अरावली पर्वतमाला हमें देखने को मिलेगी। यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम सभी जानेंगे कि भारतीय रेगिस्तान से देखने को मिलती हैं, और यही भारतीय रेगिस्तान का नाम आप सभी जानेंगे थार है। और ये जो थार रेगिस्तान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, थार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण एशिया, जो दक्षिण एशिया है, हमारे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यदि कोई रेगिस्तान है तो हमारा थार का रेगिस्तान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपकी जो अरावली पर्वतमाला देखने को मिले, कौन सी पर्वतमाला, अरावली जो पर्वतमाला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रमुख बात होगी अरावली पर्वतमाला के बारे में सब जानते हैं, इसके अंदर पासेस पड़ते हैं। अरावली पर्वतमाला में दर्रे हमें देखने को मिलेंगे, तो एक देसुली दर्रा, कौन सा दर्रा, देसुली दर्रा, देसुली दर्रा देखने को मिलेगा, और एक हाथी दर्रा, कौन सा दर्रा, हाथी दर्रा। ये प्रमुख रूप से पास यानी दर्रे हमें देखने को मिलेंगे। आप सभी से सवाल पूछ लेगा कि देसुली दर्रा कहां पर स्थित है या हाथी दर्रा कहां पर स्थित है, तो अरावली में देखने को मिलेगा। कंचनजंगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह हमारे सिक्किम में कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है, यह आप लोगों को याद होना चाहिएगा। धूपगढ़ की पहाड़ी यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में जो आप सभी के सतपुड़ा पर्वतमाला, कौन सी, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसी का हिस्सा देखने को मिलेगा। और सतपुड़ा पर्वतमाला में जो महादेव वाला हिस्सा है, महादेव पर्वत वाला हिस्सा है, तो महादेव पर्वत में 1350 मीटर हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो, सॉरी यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती, मतलब 21 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये हम लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये हम लोगों से सवाल पूछा है, तो बेहद जटिल सवाल है। आप सभी जानेंगे कि 21 जून को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यानी आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और 2015 से हम लोगों ने इसको क्या किया था, प्रारंभ किया था। आप सभी जानेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि इसको प्रारंभ कब किया गया था, तो 21 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। और इसे हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब बताएंगे कि अब हमें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग देखेंगे हर वर्ष 24 जनवरी, कब देखने को मिलेगा, 24 जनवरी को हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपका अंतरराष्ट्रीय शिशु दिवस जो है ये कब देखने को मिलेगा, तो आप सभी जानेंगे 4 अक्टूबर को। कब देखने को मिलेगा, हर वर्ष 4 अक्टूबर को हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। हमारे सवाल का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 12 की तरफ चलेंगे। और सवाल नंबर 12 हमें जो देखने को मिलेंगे, भारत में निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी में किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानेंगे कि 1992 में खुदाई खिदमतगार जो है, इन्होंने एक संगठन जो बनाया था, एक संगठन इन्होंने बनाया था और इन्हें इसको लाल कुर्ती आंदोलन के या आपके आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, आप सभी जानेंगे। यानी ये जो बिल्डअप किया था ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। और आप सभी जानेंगे कि 1987 में ये पहले विदेशी ये नागरिक थे जिन्हें भारत सरकार ने क्या दिया था? भारत रत्न दिया था, क्योंकि भारत के थे, फ्रीडम फाइटर के थे। और फ्रीडम फाइटर के बाद यह फिर इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, पाकिस्तान में ले ली, क्योंकि भारत की संपूर्ण आजादी में इनके योगदान को नहीं भूल सकते, नहीं भुलाया जा सकता। भारत सरकार ने यही कारण रहा कि 1987 में ये पहले विदेशी हुए जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से दिया था, मतलब भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया गया। फिर ये हमारे पास बदरुद्दीन तैयब जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। मौलाना अबुल कलाम, ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस हमें देखने को मिलेगी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 13 पर जो हम लोग जाएंगे, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल कौन सा है? जो पेंटागोनिया का है, यही हम लोगों को शीत मरुस्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो गरीबी हटाओ आप सभी जानेंगे कि भारत में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हमें देखने को, जो 5 ईयर प्लान की हम लोग बात करते हैं, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिली थी, वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, यानी 1966 से हम लोग बात करते हैं, 1966 से तो 1977 तक हमें इंदिरा गांधी जी का पहला टर्म देखने को मिलेगा। पहली बार इनकी सरकार हम लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कांग्रेस सरकार तो थी लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री जो बनी थी। इसके बाद 1971 में उन्होंने भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या नाम दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था, वो नारा दिया था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। उसके बाद आप सभी जानेंगे कि आप लोगों के 1980 से लगाकर 84 तक फिर भारत की दूसरी बार यह क्या बनती है? प्रधानमंत्री। भारत की दूसरी बार यह दूसरा टर्म इनका पूरा होता है। यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब आप ये देखेंगे कि सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही देखने को मिलेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी हमें देखने को मिलेगा। और सवाल ये है कि जब भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हमें देखने को मिले, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू साहब, तो जवाहरलाल नेहरू साहब के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। तो जो लाल बहादुर शास्त्री की जो सरकार थी उस समय केंद्र में, उस समय उनके कैबिनेट मंत्री में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी जगह दी गई थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जगह दी गई थी, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास कौन सा विभाग हुआ करता था? मतलब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो भारत की सरकार 1964 और 66 के दशक में रही थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कैबिनेट जो मंत्री बनाए थे, उसके उस समय के बाद जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास कौन सा विभाग हुआ करता था? यदि इस प्रकार का सवाल आप लोगों से पूछे तो आप जो बतलाइएगा कि जब 1964 से लगाकर तो 66 के मध्य में जो लाल बहादुर शास्त्री, कौन दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार के समय वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री हुआ करती थी। कौन सी मंत्री? विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री हुआ करती थी कर्पूरी ठाकर। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग जो है उसके मुख्यमंत्री हुए यूपी में, सॉरी बिहार में। यही कारण रहा कि जब अभी जैसे चुनाव होता है अक्सर, तो भारत सरकार यही करती है कि जहां से उनको वोट परसेंटेज ज्यादा मिले, वोट जहां से मिले उनको आप क्या करो सॉरी उन्हें आप भारत रत्न दे दो। आप देखो एस एन स्वामीनाथन जो थे, उन्हें यहां पर क्या किया गया? कृषि में योगदान था, उन्हें भारत रत्न दिया गया। चौधरी चरण सिंह जाट, जो जाट समुदाय था उनका सबका वोट जो बटोरने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? चौधरी चरण देश के प्रधानमंत्री को दिया। किसानों के लिए चौधरी चरण साहब ने बहुत अच्छे काम किए थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये भी प्रक्रिया है कि हमारे जैसे देश में, हालांकि मुझे बात नहीं करना चाहिए यहाँ पे पढ़ाते वक्त, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को भी तो ये समझ में आना चाहिए कि केवल वोट की राजनीति के लिए हम लोग बहुत जगहों पर जहां पर ऐसे हमें भारत रत्न नहीं देना चाहिए। आप देखिएगा कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया, इनका सम्मान है बिल्कुल। बिहार पीवी नरसिम्हा राव 1951 का जो सोशल रिफॉर्म्स आप लोगों का एलपीजी मॉडल लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे उस समय? प्रधानमंत्री तो वही थे, लेकिन वित्त मंत्री तो डॉक्टर मनमोहन साहब थे। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार ये ले, जैसे भी रतन साहब जो हैं, स्वर्गीय रतन टाटा साहब को भारत रत्न इससे पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भारत सरकार ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस भारतीय समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद जो भारत रत्न से भी बड़े हैं। उनमें एक प्रमुख नाम स्वर्गीय रतन साहब का नाम, स्वर्गीय रतन टाटा साहब का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। खैर वो बात अलग है। तो ये देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने खुद को पद रहते हुए भारत रत्न दे दिया। ठीक है, चल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए पर चलेंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पोंगल पक्षी गणना। तो पोंगल पक्षी जो गणना निम्न में किस राज्य की पहल है? आप सभी जानते हैं ये तमिलनाडु की पहल है। और जो पोंगल है वो पोंगल फेस्टिवल भी हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी का है। सवाल नंबर 16 पे चलेंगे। मई 2019 में 5वां भारतीय न्यूक्लियर न्यूब्रिड कांग्रेस सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हमें देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग जाएंगे, पर हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि अब रिपीटेड तो वो आएगा नहीं सवाल। टेलीफोन, इस सवाल का जवाब मैं चाह रहा था, मैंने पहले भी आप लोगों को फुल फॉर्म लिखाए थे, और फुल फॉर्म जो लिखाते वक्त मैंने इसका भी फुल फॉर्म लगाया था। कमेंट करिएगा इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को यह प्रारंभ होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और सवाल नंबर 19 जो है, निम्न में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन। बिल्कुल यही हमें देखने को मिलेगा। कंप्यूटर हमें पढ़ना है, ठीक है, और कंप्यूटर अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए शायद दीपावली के बाद, जब आप दीपावली सेलिब्रेट करेंगे उसके बाद जितने भी रेलवे वाले विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े उनके लिए बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, जो रेलवे वाले नहीं है, जो आपके एसएससी वाले, उनको भी फायदा देखने को मिलेगा। और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे स्टूडेंट को मैं एक बैच लाने वाला हूँ, और जो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए रहेगी। उसके लिए किसी प्रकार के जो चार्जेस हम लोग नहीं, अभी भी पढ़ा रहे, किसी प्रकार के चार्जेस नहीं है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। बैच लेके आऊंगा, उस बैच का नाम भी मैंने बहुत अच्छे से हमारे सारे विद्यार्थियों ने, ऑफलाइन के विद्यार्थी, ऑनलाइन के विद्यार्थियों ने सजेस्ट किए था, और एक बहुत अच्छा नाम मुझे लगा उस बैच में। मैंने उस बैच का नाम रखूंगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक क्रांतिकारी जो बैच रहेगी आप सभी के लिए, वही आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर मैं उसको लेकर आऊंगा, टाइम पीरियड में बताऊंगा पूरी डिटेल में। 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को यूट्यूब पे वो वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे सभी प्रकार की जानकारी आप वीडियो से ले सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 20 पर पढ़ेंगे, और सवाल नंबर 20 है, भारत में और संबंधित गतिविधियां हेतु ऋण के संधि वितरण के लिए सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की, पीएसयू की है। ऑप्शन नंबर डी बेहद सरल प्रश्न था जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
सवाल नंबर 21 पे बढ़ेंगे। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? चेरी कहने का मतलब है कि चेरी तो हमें समझ में नहीं आएगा, चेरी मतलब क्या है। मतलब उन्होंने कहा था, जैसे जैसे बातचीत हो रही, लॉर्ड डलहौजी उस समय बैठा होगा, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी बैठा होगा और उस समय गिलास रखा था। तो गिलास में उन्होंने कहा था कि इस गिलास में जो फल रखा हुआ है वो किसी दिन हमारे कंठ में जाएगा, यानी गले के नीचे जाएगा, हम लोग एक दिन इससे निकल जाएंगे। ये जो बोल थे ये लॉर्ड डलहौजी के थे। तो यहाँ पर चेरी का कहने का मतलब एक फल से संबंधित थे। तो ऐसा कहा था कि उनको जो संपूर्ण रूप से एक क्षेत्र चाहिए था, यदि उसका उसके ऊपर अधिकार होता तो शायद वो सभी के ऊपर अधिकार कर लेते, अधिकार किया भी था उन्होंने। और ऑप्शन नंबर सी यानी अवध साम्राज्य को उन्होंने चेरी कहा था। चेरी का मतलब एक फल की भांति कहा था। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 22 पर चलेंगे। 1794 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एच पी मुखर्जी के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, जेपी नारायण जी के द्वारा, या जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा? तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे टू ठाणे के बीच में कब चलाई गई थी? आप सभी जानेंगे कि 1853 में जो चलाई गई थी। 54 किलोमीटर की यह यात्रा थी। इसी के साथ जो हमारा है सवाल नंबर 24 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे, मतलब उनको संभालने के लिए कौन सा सबसे आगे है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो कर्निंघम, आप सभी जानते हैं, इसका जनक है। और दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है। देखो रेलवे में पेपर देने जाओगे कुछ तो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो किसी से नहीं बनेंगे। अभी ऐसे सवाल है, ऐसी रिपोर्ट है, वो किसी से नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी अब हम लेकर आए तो बताना तो पड़ेगा। कर्नाटक इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऐसा ये सभी राष्ट्रीय जो स्मारक है उनको संरक्षण देने के लिए यह पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर कर्नाटक ही देखने को मिलेगा, यह पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु कहां पर देखने को मिलेगा? तमिलनाडु हम लोगों को सेकंड पायदान पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, सवाल नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं था? ऐसा क्वेश्चन था, ये नहीं थे। ठीक है, तो भारतीय राजकुमार क्या शामिल हुए थे? आप सभी जानेंगे कि 1930 और आप लोगों का 1931 और 1932 में राउंड टेबल हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले में भारतीय राजकुमार गए थे, बिल्कुल मुस्लिम लीग लोग गए थे, हिंदू महासभा गई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यहां पर नहीं गए थे। ठीक है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। और महात्मा गांधी जी, उनकी टीम, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था राजपूताना जांच, उनके जांच का नाम था राजपूताना जांच, उससे वो लोग गए थे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि भीमराव जी थे वो यहाँ पर है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जो किंग मेकर था वो जॉर्ज पंचम, कौन था? जॉर्ज पंचम यहाँ पर हुआ करता था। और जो मेक डोनाल्ड था, मेक एक मिनट, मेक जो डोनाल्ड हुआ करता था, ये उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। और ये वहीं पर ब्रिटेन का किंग मेकर हुआ करता है, यानी राजा हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 26 हमें देखने को मिलेगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पर है? ये सबको पता है, लेकिन मैंने बोला है कि रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता ना भाई। दिक्कत वाली बात यह है, आप सभी जानेंगे कि सिंधु ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। सबसे बड़ा हमें देखने को मिलेगा जो है वो मांजुली ही यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और सबसे ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे छोटा भी है, इसका नाम है उमानंद द्वीप। कौन सा? उमानंद द्वीप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा हमें देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का कौन सा रैंक है? तो ये रिपोर्ट थी 2019 की। उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों को 43वां नजर आएगा।
अब भी 2021 की जब जब ये रिपोर्ट आई थी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धाओं में, तो भी इसका 43 वाला ही नंबर देखने को मिला है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें द्वारा कोई एकल कोशिकाएं स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये दो भागों में विभाजित करती है, हम लोगों से सवाल पूछा है, तो आप सभी जानेंगे, जिसे हमने द्विधारी दोहरी विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पर जो है, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप सभी को याद रखना पड़ेगा, ये आपके इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम बताइए जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है। जब वे अंतर्देशीय समुद्र सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है। तो ये कौन सा करता है? ये INSS-1 जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 30 पर चलेंगे, और जो है किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती? दक्कन का पठार कहाँ पर? तो बिल्कुल हमें जो देखने को मिलेगा दक्कन का पठार, दक्कन का प्लेट्यू। आप सभी जाने कि दक्कन का प्लेट्यू है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है, तो स्वाभाविक सी बात है काली मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलेगी। कहा जाता है दक्कन के पठार में यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। सेकंड पे जो मालवा का पठार है 88,000 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल, वहां पे दूसरे पायदान पर हमारे मध्य प्रदेश में हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी जो जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, चिपचिपी मिट्टी हो जाती है वो पानी लगते ही। उसी प्रकार रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, और कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो हमें कहां पर देखने को मिलेगी? काली मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, हमारे पास में, हमारे नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में हमें उत्तर भारत का मैदान देखने को मिलेगा। उसी उत्तर भारत के संपूर्ण प्रकार के मैदान में हमें एक विशाल का मैदान है, तो वहां पर हमें एक मैदान में श्रृंखला में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी, पहले नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लगभग 43% के तौर पर हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। सेकंड हमें क्या देखने को मिले? काली मिट्टी। लेकिन भारतीय मृदा जो संगठन है 1952 में उसकी स्थापना होती, उसके द्वारा भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियों का प्रकार हमें देखने को मिलता है। सवाल नंबर 31 को बढ़ेंगे, और 31 जो हमें देखने को मिलेगा वो है प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों में अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों के लिए अस्तित्व में है, प्राचीन मतलब कम से कम कितने साल पुरानी होना चाहिए तो अस्तित्व में कहलाती है? 150, 200, 100 या 50। तो याद रखिएगा भारतीय स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों या आपके अवशेष, ये 1958 के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि वो 100 वर्ष पुरानी होना चाहिए, वो प्राचीनतम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, कौन सा है? तो आप सभी जानेंगे कि आप लोगों का हमें स्टेट बैंक होना चाहिए, यानी बैंक ऑफ कोलकाता। कौन सा? बैंक ऑफ कोलकाता हमें देखने को मिलेगा। और बैंक ऑफ जो कत्ता के बाद एक हम लोगों को बैंक ऑफ मद्रास, कौन सा? बैंक ऑफ मद्रास। उसी प्रकार से एक जो है बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मिलाकर आप सभी जानेंगे एक बैंक बना गया था 1921 में, जिसे हम लोगों ने आप लोगों का इंपीरियल बैंक कहा था। और आप लोगों का इंपीरियल बैंक के बाद 1955 में इसका नाम हम लोगों ने भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया, यानी लंच के बाद आना। यानी एक काफी में नोट कर लेना कि आपके SBI बैंक का एक और नाम, प्रमुख नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना लंच के बाद आना। क्या याद करना है? जस्ट किडिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नाम नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही लंच खाते हैं ये लोग। चलेगा, सवाल नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी जानेंगे फिलीपींस हमें देखने को मिलेगा। यहीं पर हमें एशियाई बैंक का जो मुख्यालय देखने को मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक शेयर किस देश के पास है? तो जापान के पास भारतीय इसी एशियाई बैंक के हमें देखने को मिलते हैं शेयर। ठीक है, टोटल देश कितने? 68 देश हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम?
वी के कृष्ण मेमन थे, इन्होंने यहाँ पर क्या दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। चलिएगा सवाल नंबर 35 पर है, और यही 35 जो है आप सभी का होमवर्क में है। आप सभी को होमवर्क में इस सवाल का कमेंट करना है, और कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम सभी का लेक्चर 11 के साथ। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।